फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इक्वलिटी का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, इक्वलिटी के पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो पहली चीज़ हमने इक्वलिटी के पार्ट 1 में जो था, हमने समानता को देख लिया था कि समानता क्या होती है। ये चीज़ देख ली थी हमने, समानता क्या होती है और समानता का क्या अर्थ है, ये हमने पढ़ लिया था। और टाइप्स ऑफ इक्वलिटी, कितने प्रकार की समानता होती है, फिर फॉर्मल इक्वलिटी क्या है, ये हमने देख लिया था। ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं, आज हम पढ़ने चल रहे हैं कि औशर की समानता। औशर की समानता शायद हमने पिछली वाली क्लास में ही पढ़ लिया था, औशर की समानता, सॉरी। तो आज से हम पढ़ेंगे कि समतावादियों के अनुसार समानता क्या होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी अकॉर्डिंग टू इगलिटेरियंस। जो इगलिटेरियन थिंकर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या होती है समानता। तो पार्ट 2 में आज हम यही से पढ़ेंगे। और जब हम पार्ट 3 को लेकर आएंगे तो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे, माइकल वॉल्जर को देखेंगे। फिर माइकल वॉल्जर के नीचे की जो चीज़ें हैं, ये सारी पढ़ के हम पार्ट 3 को क्लोज करेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि समानता की जो संकल्पना है, समानता की बात जो हम कर रहे हैं, वो समतावादियों ने उसको किस तरीके से देखा है। तो समतावादी पहले विचारक कौन कौन से हैं, थोड़े से उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जॉन रॉल्स होते हैं, जो रॉल्स हैं, अमर्त्य सेन हैं, मार्था नुसबाउम है और डॉर्किन है। डॉर्किन बेसिकली संसाधनों की समानता से संबंधित विचारक है। तो क्वेश्चन पूछता है नेट में कि संसाधनों की समानता की बात कौन करता है, डॉर्किन। और तो एक एक करके हम समझते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉन रॉल्स क्या बोलते हैं। रॉल्स ने बोला कि समानता का मतलब है कि मूलभूत और प्राथमिक वस्तुओं का समान वितरण होना चाहिए, तो तभी समाज में समानता आएगी। अब क्वेश्चन उठता है कि मूलभूत प्राकृतिक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, और यह नेट के एग्जाम में आया हुआ है। नेट में भी आया हुआ है और राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो प्राथमिक वस्तुओं को रॉल्स ने दो टाइप से बांटा है। उसने बताया कि एक प्राकृतिक प्राथमिक वस्तु होती है, दूसरी जो होती है प्राकृतिक वस्तु सामाजिक प्राथमिक वस्तु होती है। ठीक है। दूसरी जो प्राथमिक वस्तु होती है सामाजिक प्राथमिक वस्तु होती है। तो प्राकृतिक प्राथमिक वस्तु में बुद्धि और स्वास्थ्य आता है। आप समझिए, बुद्धि और स्वास्थ्य हमें कहाँ से मिलता है। बुद्धि और स्वास्थ्य की जो संकल्पना होती है वो हमें नेचर के थ्रू मिलता है, हमें जन्म से मिलता है। ठीक है। तो इसको हमें प्रकृति ने हमें इसको दिया है, बुद्धि और स्वास्थ्य को। और जो सामाजिक प्राथमिक वस्तु होती है, जो समाज के द्वारा हमें मिलता है, समाज में हमें क्या क्या मिलता है, अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता मिलती है, फ्रीडम मिलती है और प्रॉपर्टी मिलती है, और इसके साथ डिग्निटी यानी गरिमा मिलती है। तो ये सब चीज़ें हमें समाज के द्वारा मिलती है। तो रॉल्स ने कहा कि ये सामाजिक प्राथमिक वस्तु हो गई, और जो प्रकृति ने हमें दिया है वो क्या हो गई, वो प्राकृतिक प्राथमिक वस्तु हो गई। ठीक है। तो प्रकृति ने हमें क्या दिया है, बुद्धि दिया है और स्वास्थ्य दिया है। हमें ये बात पता चल गई कि रॉल्स ने जो बताया, रॉल्स ने कहा है कि मूलभूत प्राकृतिक वस्तुओं का, जो मूलभूत प्राथमिक प्राकृतिक वस्तु होती हैं, इनका जो है समान वितरण होना चाहिए, तभी समाज में समानता स्थापित हो पाएगी। दूसरे जो थिंकर्स हैं समानता को लेकर, अमर्त्य सेन और मार्था नुसबाम है। तो ये अमर्त्य सेन कहते हैं कि, अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग समानता क्या है। अमर्त्य सेन ने कहा कि समानता को क्षमता के रूप में माना है। इन्होंने कहा कि समानता तब तक नहीं समाज में आ सकती जब तक हर व्यक्ति की क्षमता का विकास नहीं कर दिया जाता। तो इनका मानना था कि सेन का मानना है कि ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए बुक है कोई, है ना, अगर कोई पुस्तक है, पुस्तक क्या है, एक संसाधन है। मान लीजिए पुस्तक क्या है, एक संसाधन है। और अगर हमें समानता लानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबको समान समान क्षमता का विकास करना पड़ेगा, हमें समान क्षमता का विकास करना पड़ेगा। एक तो मान लीजिए अगर हमने सबको पुस्तक दे दी, पर हमने उस पढ़ने की क्षमता विकसित नहीं की, तो उस बुक का, उस संसाधन का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर मान लीजिए समाज में कुछ गिने चुने व्यक्ति हैं जिनके पास पढ़ने की क्षमताएं हैं और अन्य व्यक्तियों के पास क्षमताएं नहीं हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि समाज में जो है समानता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ व्यक्ति को ही अधिकार है कि वो पढ़ सके, और कुछ व्यक्तियों के पास ऐसी क्षमताएं नहीं है कि वो पढ़ लिख ना सके। ठीक है। तो रॉल अमर्त्य सेन ने बोला बेसिकली कि जब तक हम क्षमता का विकास नहीं कर देते, तब तक समाज में समानता की संकल्पना अधूरी रहेगी। ठीक है।
तो हमें जो समझना है कि अमर्त्य सेन ने क्षमता पर ज़्यादा बल दिया, ठीक है। यानी कहते हैं व्यक्तियों की क्षमताओं का विकास कर दीजिए, तब समानता आ जाएगी। ये नहीं कहते कि सबको मछली ला के दे दो, ये कहते हैं कि व्यक्तियों को मछली पकड़ना सिखा दीजिए। मछली पकड़ना सीख जाएंगे तो अपने आप ये क्या करेंगे, फिर राज्य को जो है व्यक्तियों की सहायता करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो अगले थिंकर हैं डॉर्किन है। डॉर्किन भी संसाधन समतावादी विचारक हैं। डॉर्किन ने कहा कि आरंभ डॉर्किन कहते हैं आरंभ में सभी को समान संसाधन दिए जाने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि प्राथमिक स्थिति में जब समाज होगा तो उसमें सबको, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, सबको समान संसाधन जो है, सबको समान रिसोर्सेज, इक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। लेकिन डॉर्किन जो है वो एक स्पेशल छूट देता है, कहता है कि जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं उनको जो है अन्य सामान्य व्यक्तियों से अधिक सुविधाएं प्रदान करना चाहिए, जिसे डॉर्किन ने एक अलग से नाम दिया है, क्या, पेंशन योजना। डॉर्किन ने बोला है कि इसे पेंशन योजना के नाम से जाना जाएगा। डॉर्किन कहता है जो समाज में जो विकलांग व्यक्ति है, जो ब्रूट लक के शिकार है, जो जन्म से विकलांग पैदा हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको सरकार को अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए, अतिरिक्त सुविधाएं देनी चाहिए, जिसको डॉर्किन ने पेंशन का नाम दिया है, पेंशन योजना का नाम दिया है, ठीक है। इतना हमने समझ लिया कि कौन कौन से संसाधन समतावादी विचारक हैं। रॉल्स हैं, अमर्त्य सेन हैं और डॉर्किन, ये सब समतावादी विचारक हैं। ये समाज में समानता पर बल देने वाले विचारक हैं, ठीक है। तो डॉर्किन बेसिकली संसाधन समतावादी हैं। इगैलिटेरियन तो सारे थिंकर्स हैं, है ना, जितने भी थिंकर्स, ये रॉल्स, अमर्त्य सेन और मार्था नुसबाम, डॉर्किन, ये सब इगैलिटेरियन थिंकर, ये सभी समतावादी विचारक हैं। पर जैसे अमर्त्य सेन ने किस पर बल दिया, क्षमता पर बल दिया। इन्होंने बोला क्षमता को बढ़ा दो तब समानता आ जाएगी। अब डॉर्किन कहते हैं सबको समान संसाधन क्या कर दो, वितरित कर दो, समान संसाधन वितरित कर दो, सबको समान संसाधन वितरित कर दो, तब समाज में समानता आ जाएगी। पर डॉर्किन ने समान संसाधनों के वितरण की तो बात की, लेकिन ये कहते हैं कि समाज में जो संसाधन का डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो अगर समाज में कोई व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है, तो उसे अन्य लोगों से अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसे डॉर्किन ने पेंशन योजना का नाम दिया है। कभी मैचिंग में क्वेश्चन आ जाए कि डॉर्किन को मैच कराने के लिए दे दी एक तरफ पेंशन योजना, तो पेंशन योजना में आपको डॉर्किन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि डॉर्किन ने बताया पेंशन योजना के माध्यम से जो समाज में विकलांग व्यक्ति है उनको अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अब उदार समतावादी जो हैं उनके अनुसार इक्वलिटी क्या है, इक्वलिटी अकॉर्डिंग टू द लिबरल इगलिटेरियंस। तो सबसे पहले अमर्त्य सेन देखेंगे। अमर्त्य सेन कहते हैं सामर्थ्य की समानता बढ़ा दो, यानी हर व्यक्ति की कैपेसिटी बढ़ा दो, समाज में अपने आप समानता आ जाएगी। यह संसाधन समतावाद में सुधार करता है तथा कार्यात्मक स्वतंत्रता, फंक्शनल फ्रीडम की चर्चा करता है। उदाहरण के लिए ये कहता है कि पुस्तक क्या है, एक संसाधन है, साक्षरता या पढ़ पाने की योग्यता उसकी क्षमता है, उसे पढ़ना और पढ़कर लाभान्वित होना एक कृत्यात्मक स्वतंत्रता है, यानी फंक्शनल फ्रीडम है। तो हम कह सकते हैं कि जो अमर्त्य सेन का संबंध है, अमर्त्य सेन ने फंक्शनल फ्रीडम पर ज़्यादा चर्चा की है। फंक्शनल फ्रीडम के थ्रू इसने बताया कि अगर पुस्तक को हम संसाधन मान लेते हैं और फिर पुस्तक को पढ़ने की जो क्षमताएं होती हैं, या फिर जो हमारे पास जो हमारी लिटरेसी है, अगर हम लिटरेट हैं तो हम, इसका मतलब है कि हम योग्य हैं उस किताब को पढ़ने की, तो हमारे पास इसका मतलब है क्षमता है। अगर हम उस पुस्तक को नहीं पढ़ सकते तो इसका मतलब है हमारे पास क्षमताएं नहीं है। तो उस क्षमता का क्या मतलब है कि अगर हमने समान संसाधन तो जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना, समान संसाधनों को हमने समाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबको पुस्तकें हमने वितरित कर दी, पर उस पुस्तक को पढ़ने के लिए योग्यताएं अगर नहीं हो तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का कोई फायदा नहीं है। तो अमर्त्य सेन कहता है कि पुस्तक तो, संसाधन तो समान बंटने चाहिए, लेकिन संसाधनों को पढ़कर लाभान्वित होना तभी फायदेमंद होगा जब व्यक्ति के अंदर साक्षरता होगी, जब व्यक्ति के अंदर योग्यता होगी। फिर आगे कहता है अमर्त्य सेन की किसी गरीब को पुस्तक देना क्या है, एक संसाधन क्षमता है, यानी कि आपने पुस्तक देकर समाज में क्या कर दिया, संसाधनों का समान वितरण कर दिया।
पर उसमें पढ़ने की क्षमता का विकास भी किया जाना चाहिए, नहीं तो पुस्तक उसके किस काम की है। ठीक है, तो इस प्रकार सेन जो है संसाधन क्षमता व सशक्तिकरण में क्या करता है, संतुलन साधता है। अमर्त्य सेन जो करता है कि बैलेंस बिटवीन रिसोर्सेज, कैपेसिटी एंड एम्पावरमेंट। कभी क्वेश्चन आ जाए कि अमर्त्य सेन ने संसाधन क्षमता व सशक्तिकरण में संतुलन बनाया, क्या यह बात सही है गलत, तो आपको इस बात को टिक करना है सही में। ठीक है, तो अमर्त्य सेन ने कहा है कि संसाधन जो है वो समान होने चाहिए, पर संसाधन का उपयोग तभी सक्षम होगा, तभी उपयोगी है संसाधनों का, जब हर व्यक्ति के अंदर उस संसाधन के उपयोग करने की क्षमता का विकास हो पाएगा। अब आगे कहते हैं संसाधनों की समानता। संसाधन समतावादी और भाग्य समतावादी। डॉर्किन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सॉवरेन वर्च्यू, डॉर्किन की कौन सी पुस्तक है, सॉवरेन वर्च्यू। सॉवरेन वर्च्यू जो 2000 में लिखी गई, 2000 में लिखी गई पुस्तक में इसने बताया कि ब्रूट लक की चर्चा की है। ब्रूट लक यानी कि कहता है कि समाज में कुछ व्यक्तियों की स्थिति जो होती है वो दुर्भाग्य के कारण होती है, यानी कि कुछ व्यक्तियों का भाग्य अच्छा नहीं होता जिससे कि वे समाज में पिछड़े हो जाते हैं, जैसे कि वे विकलांग पैदा हो गए, इस तरीके से वो चर्चा करता है। अब आगे देखिए, रॉल्स ने जहां मूल स्थिति ओरिजिनल पोजीशन की कल्पना की है, उसी तरह डॉर्किन ने भी न्याय के नियमों की स्थापना के लिए एक राजनीतिक परिकल्पना की है। इस परिकल्पना में जहाज के भटकाव के बाद निर्जन द्वीप पर पहुंचे यात्री जस्ट एंड फेयर सोसाइटी बनाने के लिए न्याय का नियम बनाते हैं। रॉल्स प्रारंभ में समान वितरण व अतिरिक्त सहायता देता है, बाद में भले ही गंभीर असमान पैदा हो जाए उसका समाधान रॉल्स नहीं बताता। ठीक है, तो रॉल्स ने प्रारंभिक स्थिति में समानता की परिकल्पना की, ठीक उसी तरह का डॉर्किन ने भी प्रारंभिक स्थिति में समान संसाधनों की डिस्ट्रीब्यूट की परिकल्पना की है। यानी कि डॉर्किन भी कहता है कि हमें न्याय की स्थापना करने के लिए सबसे पहले, अगर मान लीजिए कहता है कि एक जहाज में बहुत सारे लोग बैठे हैं मान लीजिए, तो वो किसी एक ऐसे द्वीप पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई व्यक्ति नहीं रहता, और वहां पर उन व्यक्तियों ने क्या किया, एक फेयर सोसाइटी बनाने की संकल्पना की। तो फेयर सोसाइटी बनाने के लिए एक न्याय का नियम बनता है। उस न्याय के नियम में डॉर्किन कहता है सबको एक समान वितरण होगा, यानी हर व्यक्ति को 100 सीपियां दे दी जाएंगी, 100 रुपये दे दिए जाएंगे, जो भी आप समझ लीजिए। तो जब हर व्यक्ति को 100 रुपये या 100 सीपियां दे दी गई, तो अब हर व्यक्ति स्वतंत्र है उस सीपीओ का प्रयोग करने के लिए, चाहे कोई व्यक्ति उस सीपीओ का शराब पी जाए, चाहे कोई व्यक्ति उस सीपीओ का इन्वेस्टमेंट कर दे, चाहे कोई व्यक्ति उनका कार खरीद दे, चाहे कोई व्यक्ति उन सीपीओ को फेंक दे। तो इससे क्या होगा, इससे डॉर्किन कहता है जिस व्यक्ति ने शराब पी लिया उसके पैसे खत्म हो गए। ठीक है, और जिन व्यक्तियों ने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसों से घर खरीद लिया, उनके पास ब्याज आ रहा है, या फिर इन्होंने बैंक में जमा कर दिया उनको ब्याज मिल रहा है। तो डॉर्किन कहता है ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जिन व्यक्तियों ने शराब पीकर अपना पैसा खर्च कर दिया, उनके तो पैसे खर्च हो गए, खत्म हो गए। अब वो क्या करेंगे, अब वो जिनके पास पैसा बचा है उनसे ईर्ष्या करेंगे कि इसके पास पैसा कैसे बच गया। तो डॉर्किन कहता है कि समाज में क्या होगी, इससे ईर्ष्या भी पैदा होगी। ठीक है, परंतु डॉर्किन शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को अन्य लोगों से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का समर्थन करते हैं, जिसे डॉर्किन ने पेंशन योजना का नाम दिया है। ठीक है, पेंशन प्लान डॉर्किन से संबंधित है, इसको आप याद करके चलिए, चाहे तो आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि कुछ आप जो कीवर्ड्स है उनको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, अब हम देखते हैं संसाधन समतावाद के अलावा डॉर्किन क्या क्या बोलते हैं। संसाधन समतावाद के अलावा वह नीलामी की बात करता है, यानी ऑक्शन की बात करता है। उसने बीमा योजना की बात की, जैसा कि हमने अभी इसके पहले पढ़ लिया, बीमा योजना है, पेंशन योजना एक ही बात है। फिर उसके बाद उसने ईर्ष्या परीक्षण की बात की। ये सब अवधारणाएं जो है वो डॉर्किन से संबंधित है। सारी चीजों को आप एक बार नोट डाउन कर सकते हो, नीलामी, बीमा योजना और ईर्ष्या परीक्षण, ये तीनों शब्दावलियां जो हैं वो डॉर्किन से संबंधित हैं। ठीक है, डॉर्किन संसाधन समतावादी है। और अब हम आगे देखते हैं, उसने नीलामी के दो प्रकार बताया। उसने बोला ऑक्शन दो तरीके से होगी, एक तो महत्वाकांक्षा संवेदनशील नीलामी होगी, दूसरी जो नीलामी होगी वो अक्षमता और असंवेदनशील नीलामी होगी। तो अब हम पहले दोनों को समझते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो जो महत्वाकांक्षा, जो एम्बिशन
सेंसिटिव ऑक्शन है उसमें क्या क्या होता है, उसमें कहता है प्रत्येक व्यक्ति को प्रारंभ में जब वो निर्जन द्वीप में पहुंचेंगे वहां पे उनको 100 सीपियां दी जाएंगी या 100 रुपए दी जाएंगे। वह अपनी इच्छा या पसंद से इन्हें कहीं भी खर्च कर सकते हैं। कोई व्यक्ति इन सीपियों का शराब में खर्च कर सकता है, कोई व्यक्ति अपना जुआ खेलने में खर्च कर सकता है, कोई व्यक्ति इसको बैंक में जमा करके ब्याज कमा सकता है, कोई व्यक्ति इससे घर बना सकता है। तो हर व्यक्तियों की पसंद है, कोई कुछ भी इन सीपियों का वो प्रयोग कहीं भी कर सकता है। ठीक है, पर होगा क्या इससे, अगर मान लीजिए जिसने 100 सीपियां अपनी इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसने, ठीक है, जिसने अपनी सीपियों का इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट जिसने कर दिया, उसके पास क्या होगा, उसका तो पैसे उसको मिलते रहेंगे। ठीक है, जिसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसको तो पैसा मिलता रहेगा, उससे इनकम होगी उससे। जिसने शराब पी ली उसके पैसे क्या हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे, यानी कि अब वो कैसा, पहले जैसा हो गया। तो अब इस शराबी व्यक्ति के अंदर जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उस व्यक्ति के लिए क्या होगी, ईर्ष्या आ जाएगी उसके मन में कि इसके पास पैसे कैसे बच गए, मैंने तो पैसे खर्च कर लिए। तो डॉर्किन यही बोलता है कि जो ईर्ष्या परीक्षण आएगी व्यक्ति के अंदर, वो आएगी महत्वाकांक्षा संवेदनशील योजना, यानी इसी बोली से आएगी, पहले वाली से। क्यों, क्योंकि डॉर्किन कहता है जहां प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, इस ईर्ष्या परीक्षण में क्या होता है, इस महत्वाकांक्षा संवेदनशील बोली में क्या होता है, हर व्यक्ति को 100 रुपए बोली लगाकर दे दी जाती है, फिर वो स्वतंत्र है, कहीं भी से खर्च होता है। अब ईर्ष्या कैसे आएगी व्यक्ति के अंदर, देखो वो कहता है ईर्ष्या परीक्षण के तहत प्रत्येक व्यक्ति अपने खुद के चुनाव की कीमत अदा करता है। यानी किसी व्यक्ति ने शराब पी लिया, किसी व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हर व्यक्ति अपनी जो चुनाव किया है उसकी कीमत को अदा कर रहा है वो, तभी तो उसके अंदर ईर्ष्या आ रही है। अब जिस व्यक्ति ने शराब पी लिया, जिस व्यक्ति ने अपने पैसों को जुए में खर्च कर दिया, अब वो क्या करेगा, अब वो इन्वेस्टमेंट जिसने किया होगा उससे उसके अंदर ईर्ष्या पैदा होगी, वो जलेगा दूसरे व्यक्ति से, ये कैसे बड़ा आदमी होता जा रहा है, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। तो डॉर्किन ने बोला कि एक बार समान संसाधन वितरित कर दिए जाएंगे, पर अगर व्यक्ति फिर बाद में गरीब होगा तो उसके लिए उसे कोई भी दोबारा से हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक है, ईर्ष्या परीक्षण अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, अगर नहीं आया होगा तो भी बता दीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरी जो उसकी बोली कहता, दूसरी जो बोली लगेगी वो अक्षमता के आधार पर यह असंवेदनशील बोली होगी। इसमें कहता है कि इसमें प्राकृतिक विषमता उदाहरण देता है कि विकलांग से पीड़ित या व्यक्ति को कुछ अतिरिक्त रुपए दी जाएंगे, ये सीपीए दी जाएंगी। वो कहता है जैसे कि शुरू में 100 सीपीए सबको दी गई, लेकिन वो कहता है अगर प्राकृतिक रूप से कोई व्यक्ति विकलांग है या कोई व्यक्ति अक्षम है यहाँ पे, तो उसको सामान्य व्यक्ति से क्या दी जाएगी, अतिरिक्त पैसे कुछ दिए जाएंगे उसको। जैसे 100 सबको दिया गया, तो यहाँ पे उसको 200 रुपए या 200 सीपीए दे दी जाएंगी। इसमें यह होता है कि यह कहता है कि यह अपनी व्यक्ति अपनी इच्छा से या अपने विकल्प के कारण इसमें गरीब नहीं है, बल्कि दुर्भाग्य के कारण गरीब है। अब आ गया ना शब्द ब्रूट लक, तो मैंने बताया था ब्रूट लक भी किससे संबंधित है, ब्रूट लक जो है वो डॉर्किन से संबंधित है शब्दावली। तो डॉर्किन कहता है कि इसमें जो अक्षमता या असंवेदनशील नीलामी होगी, इसमें सामान्य नीलामी से अधिक जो है, जैसे इसमें जो प्राकृतिक रूप से अक्षम लोग होंगे, जो विकलांग जो दिव्यांग व्यक्ति है, उनको जो 100 रुपए सीपिया दी गई थी सभी व्यक्तियों को, पर जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको 200 सीपिया या उनसे अधिक सीपियां दे दी जाएंगी। क्योंकि जो दुर्भाग्य के शिकार व्यक्ति हैं, ये अपने चयन के कारण दुर्भाग्य नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर इनको बहुत सारी सीपियां दे भी जाए तो कोई व्यक्ति इसमें दौड़ नहीं सकता, कोई व्यक्ति चल नहीं सकता, तो वो व्यापार बिजनेस कैसे करेगा। तो इसीलिए डॉर्किन कहता है कि इनको अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए, अतिरिक्त सीपियां मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अपने चयन के कारण नहीं, ये अपने विकल्प के चयन के कारण गरीब नहीं हुए, बल्कि ये प्राकृतिक विषमता के कारण गरीब हुए हैं। ये विकलांग है, इनको प्रकृति ने असमान बनाया है, इसलिए क्या हुए हैं, ये गरीब हुए हैं। तो इनके लिए ब्रूट लक शब्द का प्रयोग करता है डॉर्किन ब्रूट लक शब्द का प्रयोग करता है। क्लियर। अब कुछ समतावादी विचारक हैं और उनकी कुछ पुस्तकें हैं, इनको देखते हुए चलते हैं। जैसे जॉन रॉल्स, इनकी पुस्तक है थियरी ऑफ जस्टिस, इसको आप ईयर वाइज भी याद कर लेना क्योंकि एक बार नेट में आया हुआ है 1971 में। फिर अगले जो डॉर्किन है, डॉर्किन है संसाधन समतावादी विचारक, ये यूएसए के हैं। इनकी बुक्स हैं सॉवरेन वर्च्यू, सॉवरेन वर्च्यू पहली बुक है इनकी, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इक्वलिटी,
दूसरी बुक है टेकिंग राइट सीरियसली, ये सारी बुक्स मैचिंग के लिए बहुत पूछता है। तीसरी बुक है जस्टिस एंड हेड हॉग्स, ठीक है। फिर अमर्त्य सेन अगले थिंकर्स आते हैं जो समतावादी विचारक हैं। इनका जो एक लेख है इक्वलिटी ऑफ वॉट, 1980 में इन्होंने लिखा। फिर इनकी जो बुक्स हैं उनमें इक्वलिटी ऑफ लाइफ है, सॉरी द क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जिसको इन्होंने मार्था नुसबाम के साथ में मिलके लिखा था। मार्था नुसबाम भी जो है वो समतावादी विचारक है। फिर अमर्त्य सेन की अगली पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम। मैंने लिबर्टी वाले पार्ट में अमर्त्य सेन की सारी पुस्तकों की चर्चा कर दी है, फिर आप देख लीजिएगा, और फिर आगे भी इनकी पुस्तकों को आपको देखने को मिलेगा। फिर आइडिया ऑफ जस्टिस इनकी बुक्स हैं। और फिर एरिक रोकोवस्की अगले थिंकर्स हैं समतावादी विचारक, इनकी बुक का नाम है इक्वल जस्टिस, 1993 में लिखी गई। फिर फिलिप ओवन पेरिज अगले थिंकर्स हैं, इनकी बुक का नाम है रियल फ्रीडम फॉर ऑल। फिर अगले जो थिंकर्स हैं समतावादी विचारक जॉन रोमर और जीए कोहेन, यानी इनका पूरा नाम है गेराल्ड ए कोहेन। तो आपको इतना सब नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ब्रूक एकर्सन, ब्रायन बेरी, इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस, इन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो जॉन रॉल्स से आता है, डॉर्किन से आएगा, अमर्त्य सेन से पूछता है, ठीक है। और कभी अभी तक ब्रूस एकर्सन से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, हो सकता है इस बार ब्रूस एकर्सन से क्वेश्चन पूछ ले। तो अभी हम अवसर की समानता की ही बात कर रहे हैं। तो अवसर की समानता में जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अवसर की समानता जो है वो सकारात्मक उदारवादियों ने समर्थन किया है और मार्क्सवादियों ने किया है। तो मार्क्सवादी जो बल देते हैं वो मार्क्सवादियों के अनुसार समानता क्या होती है, मार्क्सवादियों ने समानता को परिणामों की समानता के रूप में देखा हुआ है। मार्क्सवादी कहते हैं कि सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को समान बना दिया ना जाए तभी समानता कहलाएगी। क्योंकि जो परिणामों की समानता है, परिणामों की समानता इसके जो समर्थन में विचारक हैं वो साम्यवादी विचारक हैं, मार्क्सवादी विचारक हैं। इन्होंने बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति के बाद ही वास्तविक समानता स्थापित होगी। ऐसा इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि जो मार्क्सवादी या साम्यवादी विचारक है ये कहते हैं पूंजीवाद ने समाज को दो वर्गों में विभाजित किया है, समाज को दो वर्गों में विभाजित किया है। एक अमीर का वर्ग यानी एलीट क्लास, दूसरा गरीब या मजदूर, ठीक है, जिसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। तो मार्क्स कहता है जब तक इस पूंजीवाद का अंत नहीं होगा, जब तक साम्यवाद नहीं आएगा, जब तक पूंजीवाद का अंत नहीं होगा, तब तक पूंजीपति जो है गरीबों का शोषण करते हैं और गरीब और अमीर के बीच में समानता को बनाए रखते हैं। तो जरूरी है कि पूंजीवादी व्यवस्था का क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए, तभी समानता की स्थापना की जाएगी, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। मार्क्सवादी विचारक ही परिणामों की समानता की बात करते हैं। नेट में कभी क्वेश्चन पूछ ले कि परिणामों की समानता के समर्थक कौन है, तो परिणामों की समानता के समर्थक जो है वो विचारक है मार्क्सवादी, ठीक है। मार्क्सवादियों ने परिणामों की समानता का समर्थन किया है। फिर परिणामों की समानता की आलोचना भी की गई है। आलोचना किसने किया है? मिलोवान जिलास, इनकी एक फेमस बुक है द न्यू क्लास। मिलोवान जिलास जो इनकी फेमस बुक है, मैचिंग के लिए कई बार नेट में क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको बार बार ध्यान से लिख लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, जैसी आपकी मर्जी हो, पर आप इन सब बुक्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुक्स हैं ये सारी, और आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो सारी बुक्स का नाम आपको मिलेगा, ठीक है। मिलोवान जिलास ने इनकी फेमस जो बुक है द न्यू क्लास, 1957 में इन्होंने बताया कि मार्क्स ने जो कहा कि पूंजीवाद का जो अंत हो जाएगा तो समाज में समानता आ जाएगी, तो इसने बोला मिलोवान जिलास ने कि समानता एक दिखावा रहेगी उस साम्यवादी समाज में भी, क्योंकि वो कहता है कि वास्तविक रूप में जो पार्टी के मुट्ठी भर लोग होते हैं, पार्टी के गिनो चुने लोग होते हैं, वही व्यवस्था पर कंट्रोल कर लेते हैं, वही सिस्टम को अपने अंडर में ले लेंगे और वही व्यवस्था को चलाएंगे, ठीक है। तो मिलोवान जिलास ने क्या किया है, परिणामों की समानता की आलोचना की है। फिर दूसरी तरफ जेम्स बर्नहम जैसे विचारक हैं, जेम्स बर्नहम, इनकी पुस्तक का नाम है द मैनेजेरियल रेवोल्यूशन। द मैनेजेरियल रेवोल्यूशन, कभी एक बार नेट में इसका मैनेजेरियल रेवोल्यूशन करके ना आके प्रबंधकीय क्रांति भी आ चुका है।
तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को देखते हुए चलना है, क्योंकि आप हिंदी वर्जन देखेंगे तो इंग्लिश वर्जन में आपको डाउट नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, दोनों वर्जन को आपको साथ के साथ देखते रहना है। तो जेम्स बर्नहेम की जो फेमस बुक है मैनेजेरियल रेवोल्यूशन, इसमें बताया कि जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज में जो समाज पर नियंत्रण किया है किस वर्ग ने, व्यवसायी और तकनीकी विशेषज्ञ ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इन्होंने ही, यानी कि समाज में जो व्यापारी वर्ग हैं और जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने ही समाज पर कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, इसीलिए जो बर्नहेम है वो कहता है ना तो पूंजीवादी व्यवस्था प्रधान है और ना ही सर्वहारा की व्यवस्था अच्छी। उसने बताया कि ये सब क्या है, ये सब एक कोरी कल्पना है, बकवास है, जबकि आधुनिक समाज में नियंत्रण किसने स्थापित कर रखा है, जिसका नियंत्रण तकनीकी पर है, जो तकनीकी विशेषज्ञ है और जो व्यापारी वर्ग है। व्यापारी वर्ग और तकनीकी वर्ग ने क्या कर रखा है, समाज पर अपना पूरा नियंत्रण बना रखा है। यही समाज का प्रबंध करते हैं, यही समाज का मैनेजमेंट करते हैं, यही समाज को चलाते हैं। इसीलिए इसकी जो फेमस बुक है द मैनेजेरियल रेवोल्यूशन, ठीक है, इसमें बताया है कि समाज में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसमें दो ही वर्ग आते हैं, एक तो व्यवसायी और जो दूसरे जो तकनीकी रूप से जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं, यही समाज को पूरी तरीके से संचालित करते हैं। और ये कहता है न तो पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है और न ही सर्वहारा। अब हम देखते हैं समानता की जो नारीवादी संकल्पना है कि नारीवादियों ने समानता को क्या माना है। सबसे पहले देखेंगे उदार नारीवादी जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में समानता के समर्थक है, समान राजनीतिक अधिकार, समान शिक्षा के अधिकार। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है कि राजनीति का क्षेत्र है ना, एक होता है निजी क्षेत्र, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र। एक होता है निजी क्षेत्र, दूसरा होता है सार्वजनिक क्षेत्र। इसको समझ लीजिए एक बार। एक होता है निजी क्षेत्र, जो घरेलू क्षेत्र होता है, दूसरा होता है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस यानी कि राजनीति का क्षेत्र। यह क्षेत्र घरेलू क्षेत्र से आगे है, ठीक है। यानी कि जो नारीवादी विचारक हैं वो कहते हैं कि जो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच में पुरुष समाज ने, पितृसत्ता ने, है ना, पितृसत्ता ने जो निजी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र बना रखा है, सॉरी, जो पब्लिक क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र बना रखा है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें समाप्ति होनी चाहिए, इसका समापन होना चाहिए और महिलाओं को अब सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी मिलना चाहिए। जब तक महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक समाज में समानता की स्थापना नहीं हो सकती। तो इन्होंने जो उदारवादी नारीवादी हैं, इन्होंने क्या बोला कि हमें भी क्या मिलना चाहिए, हमें भी सार्वजनिक क्षेत्र में समानता, हमें भी सार्वजनिक क्षेत्र में समानता मिलनी चाहिए। और वो समानता किस किस क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में, अधिकार के क्षेत्र में और समान शिक्षा के अधिकार के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो उदारवादी नारीवादी हैं, जिसमें मैरी वॉल्सनक्रॉफ्ट का नाम बेसिकली आता है, इन्होंने ये बताया कि पुरुषों के समान महिलाओं को भी क्या होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए। फिर दूसरी तरफ हम उग्रवादी नारीवाद को पढ़ेंगे, रेडिकल फेमिनिज्म को जब देखते हैं तो रेडिकल फेमिनिज्म को जो थिंकर सपोर्ट करते हैं उसमें कहते हैं निजी जीवन में समानता के समर्थक है। यानी ये कहती हैं कि जितना अधिकार पुरुषों को है प्राइवेट जीवन में, है ना, प्राइवेट लाइफ में, उतना ही महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए। तो ये कहती है नैतिक, वैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता तो आवश्यक है ही, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। ठीक है,
एक तो ये कहती हैं कि जैसे उदारवादियों ने बोला कि उदारवादी नारीवादियों ने बोला कि हमें पुरुषों के समान सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकार चाहिए, तो वैसे ही सेम नारीवादी उग्र नारीवादियों ने भी बोला कि नैतिक और वैधानिक और राजनीतिक क्षेत्र में हमें भी सार्वजनिक क्षेत्र में समानता चाहिए, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। ये तो यहाँ तक बोलती हैं कि पितृ सत्ता का क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। जब तक पितृ सत्तात्मक सत्ता का विरोध नहीं किया इन्होंने, पितृ सत्तात्मक सत्ता का अंत की बात नहीं की, जब तक अंत नहीं होगा पैट्रियार्की का, तब तक नारीवादियों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती, नारीवादियों को समाज में समानता नहीं मिल सकती। ऐसा जो नारीवादियों का मानना है बेसिकली उग्र नारीवाद का। ठीक है, तो पितृ सत्तात्मक सत्ता और जिसका अभिप्राय क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है पुरुषों का होता है, जबकि घरेलू और निजी क्षेत्र जो होता है महिलाओं को दे दिया जाता है। आज आप एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि जितने भी राजनीति के क्षेत्र होते हैं, है ना, वहां पे अधिकतर पुरुष ही भाग लेते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई महिला ग्राम की प्रधान बन गई, तो उस महिला प्रधान स्वयं जाके प्रचार प्रसार नहीं करती, अगर बहुत कम ही करती है, और सारे काम पुरुष प्रधान के नाम पे ही किए जाएंगे। यानी उस महिला का पति जो होगा वास्तविक रूप में प्रधान वो होता है, और जो नाम मात्र की होती है, नाम मात्र की महिला प्रधान होगी। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि पितृ सत्ता का जब तक अंत नहीं होगा, और इसीलिए जब तक अंत नहीं होगा तब तक समाज में महिलाओं को भी उतना अधिकार नहीं मिलेगा जितना पुरुषों को है। तो जो नारीवादी विचारक हैं इन्होंने पितृ सत्ता के समाज को अंत करने का आह्वान किया, और इन्होंने बताया कि सेक्स जो होती है एक बायोलॉजिकल होती है, ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, यानी मेल फीमेल में जो अंतर होता है वो बायोलॉजिकल होता है, जबकि जो जेंडर है ना, जो हमारे समाज ने बना रखा है वो सांस्कृतिक है। जैसे कि परिधान, बड़े बाल रखना, है ना, ये सब समाज के द्वारा निर्धारित किया गया है, ये सब पैट्रियार्की सोसाइटी ने बनाया हुआ है। सिमोन द बुआ जैसे फेमस राइटर ने बोला कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। आप समझो कि आप जब पैदा होती है तो क्या आपके कान में छेद रहते हैं? नहीं। क्या आपके बड़े बड़े बाल होते हैं? नहीं। तो क्या आप शुरू से ही सूट पहनना सीखते हैं? नहीं। तो क्या होता है, ये हमें समाज सिखाता है ना। तो इसीलिए सिमोन द बुआ कहती है महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। बनाता कौन है महिला को? महिला समाज बनाता है, समाज में पितृसत्तात्मक समाज बनाता है बेसिकली। पर समाज में महिला ही क्या करती है, महिला को ही महिला बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आपके घर में आपने लड़कों जैसे बाल रख लिए तो आपकी माँ ही बोलेगी क्या ये लड़कों जैसे बाल रखा है ना, लड़कियों की तरह बड़े बाल रखो। आप लड़की हो, आप घर में रहो। आपके साथ अगर आप कहीं, आपकी मान लीजिए आपकी एज, एक सेकंड, आपकी एज मान लीजिए 15 साल है, ठीक है, आप गर्ल्स हो, आप गर्ल हो, आपकी एज क्या है? 15 साल है। पर आपके साथ एक 8 साल का लड़का जाएगा आपकी सुरक्षा करने के लिए। क्यों? क्योंकि समाज ने ये मान रखा है पुरुष शक्तिशाली होता है, महिला कमजोर होती है, इसीलिए पुरुष आप महिला की सुरक्षा करेगा। क्यों करेगा भाई? है ना, क्या महिलाएं समान नहीं है? जब प्रकृति ने महिलाओं में असमानता नहीं बनाया तो समाज को क्या अधिकार है कि महिलाओं में असमानता बनाए? तो जो महिलाओं में असमानता बनाई गई है बेसिकली वो असमानता सांस्कृतिक है। ठीक है, जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है, जेंडर बेसिकली सांस्कृतिक संकल्पना है, ये जो है वो कल्चरल कॉन्सेप्ट है, इसको समाज ने निर्मित किया है, इसको पितृसत्तात्मक समाज ने निर्मित किया है। तो महिलाओं ने बोला कि इसी पितृसत्तात्मक सत्ता का अंत करना है, इसी सांस्कृतिक जो संकल्पना है जेंडर की, इसको समाप्त करना है, ना कि जैविक संकल्पना को, है ना। जैविक संकल्पना तो ईश्वर ने बनाया है ना कि ये मेल है, ये फीमेल है, इससे पहचान होती है, ये तो बायोलॉजिकल है। पर जो समाज ने बनाया है, समाज ने क्या बनाया? समाज ने बना दिया कि बड़े बड़े वस्त्र आपके होंगे, ये आपके कानों में छेद होगा, आपको ये पहनना पड़ेगा, आपके बड़े बाल होंगे, ये समाज द्वारा निर्धारित है। तो इसी विषमता को समाप्त करना नारीवादियों का उद्देश्य है। ठीक है, फिर अगली नारीवादी जो है केट मिलेट है, इनकी बुक का नाम है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। केट मिलेट सॉरी यहाँ पे मिलेट होना चाहिए, केट मिलेट होना चाहिए। केट मिलेट कहती है नारीवादी राजनीति जो है दिन प्रतिदिन की राजनीति है। ठीक है, ये इनका फेमस स्टेटमेंट है। कभी ये मैचिंग में क्वेश्चन आता है तो आप इन सबको एक बार मैचिंग के लिए कोटेशंस को याद कर लेना। फिर अगली जो नारीवादी थिंकर्स हैं वो बेटी फ्रीडन की बुक है फेमिनिन मिस्टिक्स, और दूसरी है द सेकेंड स्टेज, इनकी फेमस बुक है। फिर अगली जो थिंकर्स हैं सिमोन द बुआ हैं, इनकी बुक का नाम है द सेकेंड सेक्स। इन्होंने बोला कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं।
फिर इनकी जो अगली बुक है पर्सनल इज पॉलिटिकल। सिमोन द बुआ फेमस है, इनको आप, इनकी बुक्स को आप याद कर लीजिएगा, चाहे आप लिख लीजिएगा जैसे आपको सुटेबल लगे। फिर अगले थिंकर्स बेटी फ्रीडन, हाँ शायद ये हो चुका है, ये 2 बार शायद पेज ऐड हो चुका है, ठीक है। फिर सिमोन द बुआ हमने, फिर वर्जीनिया वुल्फ अगली थिंकर्स हैं। इनका जो एक फेमस बुक है अ रूम ऑफ वंस ओन। वर्जीनिया वुल्फ के अनुसार महिला होने के नाते कहती है मेरा कोई देश नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है महिलाओं का कोई घर नहीं होता, ऐसा वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं। फिर अगली जो थिंकर्स हैं जर्मीन ग्रीन है। जर्मीन ग्रीन की बुक है जो सेकेंड एंड द सेक्स एंड डेस्टिनी। फिर इनकी जो अगली बुक है द फीमेल यूनक। 2 बुक्स इनकी फेमस है। आप इन सबको लिस्ट बना लेना या आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लेना, ठीक है। नहीं तो मैं अपने चैनल का, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप उससे जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं ये पीपीटी या पीडीएफ शेयर कर दूंगा वहाँ पे। अगली जो थिंकर्स हैं कैरोल पैटमैन, फेमिनिस्ट थिंकर हैं, रेडिकल फेमिनिज्म में आती हैं ये। इनकी बुक का नाम है फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ द पब्लिक प्राइवेट डिटोनोमी, ठीक है। फिर इनकी जो अगली बुक है द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट। फिर अगला जो इनका बुक है वो है डिसऑर्डर ऑफ वीमेन। फिर नेक्स्ट बुक इनकी है द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो ये सारी बुक्स को आप अच्छे से याद कर लेना। तो अभी हम देखते हैं कि एक बार, थैंक यू इतना आप देखने के लिए। फिर अब पार्ट 2 आपने देख लिया, फिर पार्ट 3 को हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पार्ट 3 हम कहाँ से पढ़ेंगे और पार्ट 3 की चर्चा करते हुए हम आगे चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।